गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेंगू या फिर डेंगू फीवर के बारे में। ये जो पीरियड है जुलाई से लेके अक्टूबर तक के, ये पीरियड डेंगू फीवर इंडिया में पीक पे रहता है। डेंगू जो फीवर है ये ट्रांसमिट होता है एडिस इजिप्टिकस करके, टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं। ये क्लीन वाटर में पैदा होने वाला मॉस्किटो है और इस कारण से जो डेंगू का जो सीज़न है उस पीरियड में अगर हम पानी जमा ना होने दें, जैसे कूलर में है, टूटे टायर या फिर बर्तन में जमा हुआ पानी है, अगर इसको हम हटा दें तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी और इसके कारण से डेंगू में मदद होगी। एक जो हम चीज़ कर सकते हैं इस एपिडेमिक को रोकने के लिए, अगर कोई एक दिन स्पेसिफिक कर ले, फॉर एग्जांपल हर संडे को अगर हर कोई अपने घर का पानी जो जमा हुआ है उसको साफ़ कर दे, या फिर जो चीज़ को साफ़ नहीं किया जा सकता उसमें केरोसिन छोड़ दे, या फिर कुछ गवर्नमेंट द्वारा सॉल्यूशन दिए जैसे तो टेमीफास है उसको डाल के अगर हम मॉस्किटो के लार्वा को ही पनपने ना दे, तो ऐसे कंडीशन में मॉस्किटो कंट्रोल रहेंगे और मॉस्किटो कंट्रोल हुए तो डेंगू का ये एपिडेमिक हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर खुद को बचा लिया, जैसे जो मॉस्किटो रिपेलेंट है या फिर मॉस्किटो नेट है या फिर जो रिपेलेंट क्रीम है, उन सब का यूज़ करके तो डेफिनेटली जो डेंगू की मॉर्टेलिटी है और जो इतना सीवियर केसेस और मैक्सिमम केसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं उनको हम डेफिनेटली कम कर पाएंगे। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले कुछ सालों से काफ़ी पेशेंट्स डेंगू फीवर के आ रहे हैं। डेंगू फीवर बाकी फीवर से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन हर साल अलग होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट डेंगू के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहे। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, कभी पेशेंट हमने देखा कि ARDS के साथ में ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं, कभी कभी सिर्फ डेंगू फीवर आ रहा है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। कुछ साल ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, कुछ साल ये छोटे बच्चों में प्रॉब्लम करता है। पिछले साल का डेंगू जो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में देखा वो एडोलेसेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। तो डेंगू फीवर ऐसा है जिसका प्रेजेंटेशन हमेशा चेंज होते रहता है। और जैसे हम सब जानते हैं कि डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जैसे हम मलेरिया के लिए मलेरिया की ट्रीटमेंट करते हैं, टाइफाइड के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, उस प्रकार हमारे पास डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो डेंगू के वायरस को किल करे। इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसको हमें मैनेज करना होता है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये डेंगू क्या है, क्यों होता है और हर एक में अलग अलग कैसे प्रेजेंट करता है। तो डेंगू ये डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और हर एक साल अलग वायरस से एपिडेमिक आता है। डेंगू में और एक खास बात है कि जैसे हम सब जानते हैं कि अगर किसी वायरस से हमें इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी जनरली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, मेमोरी सेल्स बना लेती है, और नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन आता है तो उससे उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं होता। डेंगू है तो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के कारण सिवियरिटी ऑफ डिसीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मतलब अगर पहली बार टाइप 1 से हुआ था, सेकंड टाइम टाइप 2 से हुआ है, तो पहले बार के जो एंटीबॉडीज़ बने थे उसके साथ में वायरस मिलके ज़्यादा तकलीफ देता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता है। तो ये एक मैकेनिज्म डेंगू में अलग है जो हमको पता होना चाहिए, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब हम समझते हैं कि हर किसी में ये रिस्पॉन्स अलग क्यों होता है। कुछ पेशेंट आते हैं, उनको डेंगू होता है, हम देखते हैं तो क्लिनिकली स्टेबल होते हैं, माइल्ड फीवर आता है, रिपोर्ट्स देखो तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, उनको घर भेजा जा सकता है, वो घर में ही रिकवर हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट आते हैं वो 2 दिन में ही कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ICU में चले जाते हैं, बहुतों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों है। तो एक चीज़ जो हमको समझनी है कि डेंगू का वायरस इतना डैमेज नहीं करता जितना जो डेंगू फीवर के लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो डैमेज करता है। और ये जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वायरस को, वो हर किसी के लिए अलग होता है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो अगर धूल उठती है तो 9 लोगों को कुछ नहीं होता और एक आदमी खास के परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी धूल को अलग तरीके से रिएक्ट करती है। उसी प्रकार से अगर डेंगू का वायरस बॉडी में चला जाता है तो कुछ लोगों की बॉडी उसको शरीर से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसके कारण से
ये इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब डेंगू का वायरस बॉडी में चला जाता है तो समझो ये अगर ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, और जब डेंगू का वायरस बॉडी में जाता है, बॉडी उसको रिएक्ट करती है, तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर की गैप बढ़ जाती है और इसके अंदर से जो ब्लड वेसल से जो बॉडी का फ्लूइड है वो निकल जाता है। तो ये एंडोथेलियल डैमेज जो बॉडी करती है वायरस को मारने के चक्कर में, उसके कारण से जो ब्लड वेसल्स के अंदर का फ्लूइड है वो लीक होके ब्लड वेसल से बाहर चला जाता है। अब ब्लड वेसल से बाहर कहाँ जाएगा? वो शरीर के कैविटी में जमा हो जाता है, जैसे प्लूरल कैविटी में जमा हो जाएगा, एब्डोमेन में, पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो जाएगा, स्किन के ऊपर एडिमा दिखेगा। तो पेशेंट को सूजन आना शुरू हो जाती है ना। पेशेंट को अगर प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाए बहुत ज़्यादा तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पेट फूलने लगता है, पेट के अंदर हम देखेंगे कि असाइटिस भरा हुआ होता है, आंखें सूजी हुई दिखती है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर का फ्लूइड बाहर चला गया है तो यहाँ पे फ्लूइड कम हो गया, जिसके कारण से पेशेंट का बीपी कम होने लगता है, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया, जिसके कारण से बॉडी शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं, डिहाइड्रेशन या फिर शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, क्योंकि फ्लूइड बाहर निकल गया है तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसे हम हीमो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड में था, जो इंट्रावास्कुलर स्पेस में फ्लूइड था, वो लीक होके निकल गया, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तीसरा, डेंगू में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी प्लेटलेट क्यों कम होते हैं? प्लेटलेट कम होने के कई कारण हैं। एक तो डेंगू का वायरस जो है बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण से प्लेटलेट का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। दूसरा, प्लेटलेट पेरिफेरली सिक्वेस्ट्रेशन जाते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब वो जो कैपिलरीज में जाके चिपक जाते हैं, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा, उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जितने भी प्लेटलेट आते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चौथा, जो प्लेटलेट का काम का कैपेसिटी है, जो प्लेटलेट फंक्शन है, वो भी कम हो जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्लेटलेट का मेन फंक्शन है ब्लीडिंग को रोकना, तो जिसके कारण से प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका फंक्शन कम होता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और एक चीज़ जो हमको समझनी है कि ये डायरेक्टली कोआगुलेशन को अफेक्ट नहीं करता। पेशेंट बहुत देर तक शॉक में रहता है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो उसके कारण से बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, एसिडोसिस होता है, जिसके कारण से मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है, लीवर को इंजरी होती है और जिसके कारण पेशेंट डीआईसी में जाके भी कोएगुलोपैथी में जा सकता है। तीसरा, ये जो डेंगू वायरस है जिसको बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया है, वो अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करता है। जैसे सबसे कॉमन लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, लीवर में हम देखेंगे कि लीवर का साइज़ बढ़ गया, हिपेटोमेगैली हो गया है। उसके अलावा अगर ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाए और पेशेंट शॉक में चला जाए, तो शॉक में जाने के कारण पेशेंट रीनल फेलियर में भी चला जाता है। तीसरा, ये एब्डोमिनल विसरा को भी रेयरली इन्फेक्ट करता है, जैसे पैनक्रिएटाइटिस, हिपेटाइटिस के जैसे प्रेजेंट कर सकता है। कुछ प्रेजेंटेशन में हमने देखा है कि डेंगू एन्केफेलाइटिस में भी पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, अल्टर्ड सेंसोरियम कन्वर्जेंस लेके। या कि कौन सा पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कौन सा पेशेंट डेंगू वायरस को अच्छे से हैंडल करके उसमें कोई भी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे और कौन सा पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसे पहले से कोई नहीं बता सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लू देती है कि ये पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने देखा कि अगर ये 4-5 चीज़ें अगर उस पेशेंट में है तो हमें उसको जल्दी रेफ़र कर देना चाहिए कि बाबा ऐसा ऐसा है तो इसको जल्दी भेज दो, इसको हायर सेंटर में भेजो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो क्या जो लक्षण है उनको उन्होंने कहा है वार्निंग साइंस। तो अगर डेंगू में ये अगर वार्निंग साइंस है तो पेशेंट जल्दी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले है पेन इन एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन में पेन है या फिर पेशेंट को हिपेटोमेगैली हुआ है या फिर रिकरेंट वॉमिटिंग है। अब रिकरेंट वॉमिटिंग का एक और कारण है, अगर रिकरेंट वॉमिटिंग है और पेशेंट फ्लूइड ले नहीं पा रहा है ओरली, तो डेफिनेटली ऑलरेडी प्लाज्मा लीक हो रहा है कैपिलरी में से और फ्लूइड भी नहीं ले पा रहा है, तो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस है। इसलिए ये एक वार्निंग साइन है
इसके अलावा अगर माइल्ड म्यूकोजल ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है कि बच्चे के प्लेटलेट कम है, वो डीआईसी में जाने के चांसेस है, इसको जल्दी से रेफ़र कर देना चाहिए। इसके अलावा ये पेशेंट लिथार्जिक है या फिर उसको बहुत ज़्यादा एडिमा है, पेशेंट को भी जल्दी रेफ़र कर देना चाहिए क्योंकि उसमें लीक शुरू हो गया है। तीसरा, अगर हम लैब वैल्यू देखें तो अगर पेशेंट का हिमेटोक्रिट बढ़ गया है, मतलब जो बॉडी के सेल का वॉल्यूम है ब्लड के अंदर का, वो अगर बढ़ गया, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये प्लाज्मा लीक होता है तो बॉडी में हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है और हीमो कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण जो हिमेटोक्रिट वैल्यू है, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट की वैल्यू जो बढ़ जाती है और प्लेटलेट अगर रैपिडली ड्रॉप हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में ऐसा चांसेस है कि ये कॉम्प्लिकेट होगा और इसलिए ये पेशेंट को जल्दी रेफ़र कर देना चाहिए। पेशेंट को अगर हम पेरीफेरी में देखें तो किसे जल्दी भेजना है, किसे नहीं भेजना है, ये समझने के लिए WHO ने डेंगू के क्लासिफिकेशंस किए हैं और उस हिसाब से हम पेशेंट का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? एक तो जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया जा सकता है, हेल्थ सिस्टम पे लोड कम किया जा सकता है। दूसरा, जल्दी रिकग्नाइज करके अगर जल्दी ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता। तो इस प्रकार से हमको WHO ने क्लासीफाई करके दिया है डेंगू को, वो हम क्लासिफिकेशन समझेंगे, उस हिसाब से पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, किसको घर में रखना है, किसको एडमिट करना है, किसको आईसीयू में भेजना है, वो भी समझेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी पेशेंट का रिस्पॉन्स डेंगू को इतना सीवियर रहता है कि डेंगू में फिर भी मॉर्टेलिटी हो सकती है। एक और चीज़ जो डेंगू के मैनेजमेंट में हमको समझनी है कि वार्निंग साइंस जो हमने समझे वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो है तो पेशेंट को बेटर है कि आप एडमिट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है या फिर इन्फेंसी 1 साल के नीचे है या फिर प्रेगनेंसी में डेंगू हो जाता है या फिर कोई इम्यूनो डिफिशियंसी है जिसके कारण पेशेंट ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट पे है या फिर कार्डियक डिसीज़ का है या फिर इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का है और एस्पिरिन के ऊपर है, जैसे हमने समझा है कि एस्पिरिन और प्लेटलेट अगर कम है, कोएगुलोपैथी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस है, या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, किडनी डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है, सिकल सेल डिसीज़ है या फिर अदर हिमोलिटिक एनीमिया जैसे थैलेसीमिया और अदर, तो ऐसे कंडीशन में भी ये एडवाइस किया जाता है कि पेशेंट को एडमिट कर लिया जाए अगर उसको कोई वार्निंग साइंस नहीं है तो भी। तो पट से हम समझते हैं डेंगू को 3 ग्रुप में मेजर WHO ने क्लासिफाई किया है। एक, डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, दूसरा विथ वार्निंग साइन और तीसरा है सीवियर डेंगू। अब विदाउट वार्निंग साइन मतलब ये ऐसे पेशेंट है जो बहुत ही स्टेबल है और जैसे जिनमें कोई साइंस नहीं है वार्निंग साइंस हमने जैसे समझा कि पेन इन एब्डोमेन है, लीवर का साइज बढ़ना है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, फिर रिकरेंट वोमिटिंग है या फिर लिथार्जी है या फिर म्यूकोजल ब्लीडिंग है या फिर जिसके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हुए हैं या फिर जिसको बॉडी पे एडिमा दिख रहा है या फिर जिसका हिमेटोक्रिट तेज़ी से राइज हो रहा है। तो ये सारे अगर वार्निंग साइंस नहीं है, पेशेंट अच्छे से ओरली ले रहा है और यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, तो वो पेशेंट को हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है विथ वार्निंग साइंस, अगर इनमें से कोई भी साइन है तो उस डेंगू को हम वार्निंग साइन बोलेंगे। और तीसरा है सीवियर डेंगू। अब सीवियर डेंगू में इसमें आता है डेंगू प्रेजेंटिंग विथ शॉक, विथ ब्लीडिंग और तीसरा है ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है या फिर एन्सेफेलोपैथिक में है या फिर मायोकार्डाइटिस है। तो ये अगर कोई ऑर्गन अफेक्ट हुआ है तो ये ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या है। अब ये विदाउट वार्निंग साइन में और एक चीज़ हम देखते हैं कि विदाउट एनी अदर कोफैक्टर और विथ कोमॉर्बिडिटी बोलिए या फिर एज का कोई क्राइटेरिया है, जैसे मैंने समझा कि अगर ओल्ड एज है या फिर इन्फेंसी है, प्रेगनेंसी है, सिकल सेल डिसीज़ है, थैलेसीमिया है या फिर लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, ऐसे कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुई है।
अगर समझो उसमें कोई वार्निंग साइन नहीं है और कोई अदर कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है, एज भी लेस देन 1 ईयर नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम कैटेगरी ए में डिवाइड करेंगे। इनको हमें होम ट्रीटमेंट देना है, राइट। तो इनको हम घर में ही मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ओरली ले रहे हैं। कुछ क्राइटेरिया हमको देख लेना है, ओरली अच्छे से ले रहा है क्या, ओरली अच्छे से ले रहे हैं, यूरिन बराबर से पास कर रहे हैं, दिन में एक बार बराबर आ सकते हैं, जिनका हम बीपी नाप ले, रोज उनका हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट देख ले, प्लेटलेट देख ले, फॉलोअप के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम घर में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक कोमॉर्बिड हम एक चीज़ें देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत दूर रहता है, समझो आप शहर में प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई एक पेशेंट आपके पास गांव से आया है और गांव से वो रोज़ नहीं आ सकता, तो भी उसको बेटर है कि एडमिट कर लो, क्योंकि उसको मॉनिटर करना, उसका ब्लड जांच करना ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये भी कंडीशन है तो भी पेशेंट को एडमिट कर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोमॉर्बिडिटी है, एज है, या फिर सोशल कोई फैक्टर है, या फिर घर में अकेला रहने वाला है जिसके साथ में कोई रहता नहीं है, बहुत दूर रहता है, तो ऐसे पेशेंट को भी ये कंडीशन में हम डालेंगे। तो वार्निंग साइंस अभी नहीं आए हैं, कुछ भी वार्निंग साइंस नहीं है, लेकिन कोमॉर्बिड कंडीशन है, एज लेस देन 1 ईयर या ओल्ड एज है, या फिर अकेला रहता है या फिर दूर रहता है, इनको और जो पेशेंट के साथ वार्निंग साइंस है इनको हमें एडमिट करना है, एडमिट इन वार्ड। इनको हमें वार्ड में एडमिट करके वार्ड में मैनेज करना है। इनको कैटेगरी बी में उन्होंने डिवाइड किया है। और तीसरा कैटेगरी तो सीवियर डेंगू का है, जिसमें डेंगू शॉक आता है, ब्लीडिंग आता है और ऑर्गन डिसफंक्शन आता है। इनको उन्होंने कैटेगरी सी में डिवाइड किया है और ये जाएगा आईसीयू में। तो इस प्रकार से उन्होंने डेंगू को मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड किया है, ताकि पेरीफेरी में किसको मैनेज करना है वो डिसाइड हो जाए और जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। दूसरा, अननेसेसरी पेशेंट को एडमिट ना होना पड़े, अननेसेसरी पेशेंट के खर्चे ना हो। अगर आईसीयू में भी किसको करना है उन्होंने डिफाइन कर दिया है और वार्ड में किसको मैनेज कर सकते हैं वो भी डिफाइन कर दिया है। तो ये जो पेशेंट है जिनको हम होम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको हमें प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड देना है, उनको पैरासीटामोल फीवर के लिए देना है, उनको यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना चाहिए। जैसे अगर दिन में कम से कम 5 से 6 बार यूरिन होना चाहिए 24 आवर्स में। बाकी उन्होंने ओरल इंटेक अच्छा रहना चाहिए और रोज़ दिन में ब्लड टेस्ट करके हमको ये देखना है कि उनका हीमेटोक्रिट तो बढ़ नहीं रहा है। जो एडमिटेड पेशेंट है और जो आईसीयू के पेशेंट है इनका मैनेजमेंट हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन इसके साथ में जो विदाउट वार्निंग साइन लेकिन कोमॉर्बिड कंडीशन, एज या सोशल रीज़न के कारण एडमिट हुए हैं, इनको भी हम ओरली इनकरेज कर सकते हैं कि ओरली आप फ्लूइड लो। अगर नहीं ले पाते तो ही आईवी फ्लूइड लगाना है, अदरवाइज ये ओरल फ्लूइड, पैरासीटामोल और सेम चीज़ करनी है जो होम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन इनको एडमिट करके करना है क्योंकि इनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इनको हमें एडमिट करके वार्ड में मॉनिटर करना है। विथ वार्निंग साइंस के साथ जो पेशेंट आता है उसको हम आईवी फ्लूइड के साथ मैनेज करेंगे, उसको हम मैनेजमेंट पार्ट में समझेंगे। तो डेंगू का जब जो हम क्लिनिकल कोर्स देखते हैं, अगर हम डेंगू के पेशेंट को मॉनिटर करें, उसके कुछ डे वाइज अगर हम प्रेजेंटेशन देखें तो उसमें एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न रहता है। उसको देख के हम उसका मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन हमें कब एक्सपेक्ट करनी है वो भी समझ सकते हैं। तो ये डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन और एपिडेमिक टू एपिडेमिक अलग रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरऑल चीज़ें सेम रहती है। तो अगर हम देखें कि जब डेंगू का फीवर आता है तो पहले 3 दिन फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, इसलिए इसे फिब्राइल फेज कहते हैं। फिब्राइल फेज में बहुत ज़्यादा बॉडी एक रहेगा, टिपिकली पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि बहुत ज़्यादा बदन दर्द है, सर में दर्द है, आँखों में दर्द है। तो इसलिए इसको पहले बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता था। बहुत बार ये लक्षण देख के ही हमें समझ जाता है कि ये इसे डेंगू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, बॉडी एक रहेगा, वॉमिटिंग और नोजिया रह सकता है, और इसके कारण से पेशेंट ओरल इंटेक थोड़ा सा उसका कम हो सकता है, पेशेंट दिखने में थोड़ा सा टॉक्सिक लग सकता है और इस कारण वीकनेस भी आ सकता है। दूसरा, ये लेवल पे आप अगर टेस्ट करोगे तो ये फेज़ में आपका सिर्फ NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा पहले 3 दिन। इस पीरियड में आपके एंटीबॉडीज़ बने नहीं होते और हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आए। दूसरा,
प्लेटलेट जो है वो इसमें नॉर्मल रहता है, आपका हेमाटोक्रिट भी नॉर्मल रहता है। तो ये फेज़ में पेशेंट अगर आता है तो आपको उसको ओरल फ्लूइड लेने के लिए बोलना है, पैरासीटामॉल देना है और उसका हेमाटोक्रिट मॉनिटर करना है। इसलिए जब भी पेशेंट आपके पास में आए तो ये आपका सवाल होना चाहिए कितने दिन से बुखार है। अगर वो पहले 3 ही दिन में आया है आपके पास तो आपको पता चलेगा कि ये फिब्राइल फेज़ में है और इसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आने के चांसेस कम है, तो एंटीबॉडीज़ करने में मतलब नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ NS1 एंटीजन कर सकते हैं जो पॉजिटिव आ सकता है। 3 दिन के बाद में जो जैसा मैंने समझा है कि एंडोथेलियल डैमेज होके लीकी फेज में पेशेंट जाता है, उसका जो प्लाज्मा है वो ब्लड वेसल्स में से बाहर जाना शुरू होता है, कैपिलरीज में से बाहर जाना शुरू होता है, जिसके कारण से उसका हेमाटोक्रिट का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू होता है। अब ये कितना बढ़ेगा, कैसे कम होगा, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, लेकिन ओवरऑल हम समझेंगे कि क्रिटिकल फेज में इसका हेमाटोक्रिट बढ़ गया। तो दूसरा, जो प्लेटलेट है वो भी फॉल होना चालू होते हैं, है ना, और ये पूरे क्रिटिकल फेज भर हेमाटोक्रिट बढ़ता है, प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं, और एक बार पेशेंट इसके बाद में अगर रिकवरी फेज में चला जाए तो फिर वो सब नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तीसरा एक चीज़ हमको यहाँ पे समझना है कि जैसे ही फीवर कम होता है क्रिटिकल फेज शुरू होता है। तो बहुत बार पेशेंट जब बुखार कम हो जाता है तो समझते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ और वो घर में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर डेंगू का एपिडेमिक चल रहा है, आपको डेंगू जैसे लक्षण है, तो बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखा दे, असेसमेंट कर ले और उस हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन कर ले। हल्का सा फीवर क्रिटिकल फेज में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बायमोडल फीवर कहते हैं क्योंकि आता है, जाता है, फिर आता है। ये फेज में फीवर बहुत तेज़ रहता है, बेसलाइन को टच नहीं करता, तो पेशेंट बोलता है दिन भर बुखार रहता है, बहुत तेज़ बुखार रहता है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि फीवर कम हो गया इसका मतलब पेशेंट रिकवर हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो क्रिटिकल फेज में जा रहा हो, इसलिए डेंगू फीवर जल्दी सस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो फेब्राइल फेज में पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा। क्रिटिकल फेज में जैसा हमने समझा कि ये प्लाज्मा लीक होने लगा है कैपिलरीज में से, इसके कारण हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, इसके कारण पेशेंट शॉक में जा सकता है, प्लेटलेट कम होने के कारण ब्लीडिंग हो सकता है और यहीं पे ऑर्गन डिसफंक्शन होने के चांसेस है। तो ये 48 to 72 आवर्स का पीरियड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जब पेशेंट रिकवरी फेज में जाता है तो आपको फ्लूइड जो दे रहे हैं उसको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हेमाटोक्रिट वापस से फॉल डाउन होने लगा। मतलब जो फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर गया है वो वापस आना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसमें अगर आप सलाइन भी देंगे तो वो फ्लूइड ओवरलोड में जाने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे आप सलाइन नहीं दोगे क्रिटिकल फेज में तो पेशेंट शॉक में जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए हमें हेमाटोक्रिट मदद करता है। तो जब आपका हेमाटोक्रिट बढ़ने के इसमें है, राइजिंग ट्रेंड में है, उस वक्त आपको फ्लूइड देते रहना है, फ्लूइड बढ़ाना है, मैनेज करना है, टाइट्रेट करना है। और अगर आपका हेमाटोक्रिट फॉल होने लगे, पेशेंट क्लिनिकली इंप्रूव होने लगे, यहाँ पे उसका फीवर नॉर्मल हो जाता है, उसको सेंस ऑफ वेलबींग आ जाता है, थोड़ा बहुत खाने लगता है, उस टाइम में आपको फ्लूइड डेफिनेटली कम करना है। अगर आप यहाँ पे फ्लूइड देते रहे तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा, पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने समझा कि ये जो क्रिटिकल फेज है इसमें फ्लूइड टाइट्रेट करने के लिए हमें हेमाटोक्रिट गाइड करता है। जब पेशेंट डेंगू में से रिकवर करने लगता है तो उसके शरीर पे एक स्पेसिफिक रैश आती है जिसमें पूरा बॉडी लाल दिखता है और उसके ऊपर वाइट डॉट्स दिखते हैं, जिसको आइलेस इन द रेड सी करके उन्होंने नाम दिया है। तो ये रिकवरी का साइन है। या फिर पेशेंट को इचिंग शुरू हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि उसका हार्ट रेट काफ़ी कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकवरिंग डेंगू के साइन है। अगर ये चीज़ें दिखती है तो बेटर है कि आप फ्लूइड को स्टेप डाउन कर ले और पेशेंट को मॉनिटर करें।